तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले भी हम लोग प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको आप बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थियरी के नाम से भी जानते हो। तो आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इनके किस किस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, उन सब के ऊपर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार होके बैठिएगा। एंड एक चीज और, इससे पहले अगर मैं बता दूं तो हमने क्या क्या डिस्कस करा है भैया। तो अभी तक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस करा था, ठीक है। उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हमने उसके बारे में भी चर्चा करके रखी है। उसके बाद हमने स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ भी डिस्कस कर लिया है भाई, और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी डिस्कस कर लिया था अपने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो आई थिंक अभी कोई टॉपिक छूटी भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक छूटी होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको पूरा करा दूंगा। एंड आज के इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, ठीक है। मतलब प्लैंक्स क्वांटम थियरी क्या होती है, इसका दूसरा नाम है प्लैंक्स क्वांटम थियरी बोलो या फिर प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस बोला जाता है, ठीक है। एंड ये चीज ना पता है, तुम जब कभी फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे ना, ये चीज आपको फिर से एक बार मिलेगी। तो अगर तुम यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे फोर्थ सेमेस्टर के लिए ये फिर से काम करता है। और एक चीज, ये तुम्हारे 11th क्लास में भी तुमको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। 11th क्लास की आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, एंड 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है भाई। मतलब 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद सेकेंड सेम में पढ़ाया जाता है। एंड यही चीज फिर जब तुम फोर्थ सेम की फिजिक्स पढ़ोगे तो भैया फिर से यही चीज मिलेगा। तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कितनी बार रिपीट करता है, कितने क्लासेस के अंदर एक ही टॉपिक। तो अभी तक आपने मेरे हिसाब से देखो, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा भी, और बताऊंगा कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के इस पूरे सेशन ना, इसके थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड कह सकते हो कि जब तुम बुक्स देखते हो ना, तो बुक्स में इनका जो कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला दिया रहता है ना, कुछ लोगों के पल्ले वो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे भाई, कि वो वाला फॉर्मूला एक्चुअली में कैसे आता है। उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इसकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था भैया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था। इससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, तुमने क्लास 12 की फिजिक्स में एक चीज पढ़ा होगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या फिर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट। तुमने ये चीज पढ़ी होगी, है ना, सबने पढ़ के रखी होती है। आई थिंक तुमने भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो अब ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर का, लाइट का जो ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर होता है, उसमें क्या बताया जाता है भैया, कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर शो करता है और वेव नेचर शो करता है, ठीक है। मतलब लाइट के पास में अगर हम उसके ड्यूअल बिहेवियर के हिसाब से बात करें, ठीक है, लाइट हैव, क्या पढ़ाया जाता है भैया, लाइट हैव ड्यूअल बिहेवियर, ठीक है। ड्यूअल बिहेवियर या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ऐसा बोला था, ड्यूअल बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर स्पेलिंग वगैरह तुम लोग देख लेना भाई, ठीक है। लाइट है डुअल बिहेवियर ये बोला जाता है। अब डुअल बिहेवियर का मतलब क्या होता है भैया, लाइट्स के पास में दो नेचर होता है। एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर का, ठीक है, और एक नेचर होता है वेव नेचर का। मतलब लाइट्स के पास में दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर लाइट शो करता है भैया, और एक वेव नेचर शो करता है। और ये बात तो आई थिंक हर एक स्टूडेंट्स को अभी तक तो पता होती है, क्योंकि ये सारी चीजें 12th क्लास के अंदर आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये कि जब आप ये चीज पढ़ते हो भैया, तो एक थियरी आपको समझाई जाती है कि 1864 में, अगर तुमको पता होगा, तो 1864 के आसपास में एक साइंटिस्ट थे भैया, जिनका नाम था मैक्सवेल। इनका नाम तो तुमने सुना भी होगा, तुमने मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन भी पढ़ा होगा, तो वही वाले मैक्सवेल है भाई, ठीक है। तो मैक्सवेल जो तो 1864 के आसपास में, ठीक है, इन्होंने क्या करा था कि लाइट के वेव नेचर के बारे में अपनी एक थियरी दी थी, ठीक है। वो थियरी क्या थी भैया, कि लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब 1864 में मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना ये था कि भैया लाइट जो होती है वो वेव नेचर शो करती है। और कौन सा वाला वेव नेचर भैया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी वेव है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई, ठीक है। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रॉपर्टीज है, और वो वेव नेचर शो करती है भाई। मतलब लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है। तुमने ये वाला फिगर देखा होगा कहीं ना कहीं पे, है ना, तुमने ये वाला फिगर तो भैया कहीं ना कहीं पे तुमने देखा ही होगा, सबने देखा है ना। और ये वाली थियरी तुमको पढ़ाई जाती है भैया, इस तरीके से, इस तरीके से लाइट ऑस्किलेट ट्रेवल, लाइट का ऑस्किलेशंस के बारे में पढ़ाया गया होगा। इसको लाइट्स के ऑस्किलेशन बोलते हैं, कि लाइट एक बार ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो इसको ऑस्किलेशन भी करना बोलते हैं, है ना, ऑस्किलेटर बोलते हैं इसको, ऑस्किलेशन, है ना, ऑस्किलेटर बोलते हैं। तो ये कहना था अपने मैक्सवेल भैया का 1864 में, कि लाइट के पास में कौन सा वाला नेचर है भैया, वेव नेचर। मतलब लाइट जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, ठीक है।
एंड उसके बाद ये कहानी और ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी थियरी गलत है भाई, 100% ये थियरी पूरी सही है भाई, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि लाइट के पास में वेव नेचर नहीं है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो नहीं करता। भाई ये लाइट के पास में होती है, ठीक है? और जो मैक्सवेल ने प्रूव करके भी दिखाया था। तो अब तुम्हारे मन में आएगा फिर ये दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुनना, ध्यान से सुनना, लाइट्स के पास में डुअल बिहेवियर होता है, तो डुअल बिहेवियर में एक बिहेवियर तो इन्होंने बता दिया कि लाइट्स के पास में वेव बिहेवियर होता है, वेव नेचर होता है। दूसरा जो पार्टिकल नेचर होता है उसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक, ठीक है? तो 1900 में 1900 के आसपास में मैक्स प्लैंक नाम के एक और साइंटिस्ट है भैया। उन्होंने कहा ठीक है मैं भी थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करता हूँ। तो उन्होंने रिसर्च करके ये बताया दिया कि लाइट्स के पास में ना पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है? लाइट्स के पास में कौन सा नेचर होता है भैया? पार्टिकल नेचर। मतलब मैक्सवेल का कहना था कि लाइट्स के पास में ईएम वेव वाली प्रॉपर्टी होती है, लाइट के पास में वेव नेचर होता है जो कि 100% सही है। और अपने मैक्सवेल का मैक्स प्लैंक का ये कहना था, प्लैंक का ये कहना था कि लाइट्स के पास में पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है? और वो भी बात सही है, ठीक है? मतलब उसमें भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं थी। उन्होंने प्रूफ करके वगैरह-वगैरह करके बताया था कि लाइट्स के पास में क्या है, पार्टिकल नेचर शो करती है लाइट, ठीक है? और पार्टिकल नेचर कैसे शो करती है भैया? तो लाइट जब पार्टिकल नेचर शो करती है ना, तो लाइट्स बोला जाता है, तुमने ये थ्योरी पढ़ी होगी। अब देखो, अब जो थ्योरी तुमने पढ़ के रखी है 11th क्लास, 12th क्लास के अंदर, ये पढ़ाया जाता है कि लाइट जब पार्टिकल नेचर शो करता है, तो वो एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। व्हेन लाइट शोज़ पार्टिकल नेचर, ये पढ़ाया जाता है व्हेन light is a particle nature, that when light shows particle nature, ठीक है? light shows particle nature, uh, it travel it travels भैया कैसे ट्रेवल करती है? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, ठीक है? कैसे ट्रेवल करता है भैया? एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है। ये चीज़ आपको पढ़ा के रखी जाती है। 11 और 12 क्लास तक ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है यहाँ तक, ठीक है? और उसके बाद ये बताया जाता है कि जब वो लाइट एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है ना, तो हर एक पैकेट की अपनी एनर्जी होती है। एंड दीज़ पैकेट्स आर कॉल्ड एंड दीज़ पैकेट्स आर ये बोला जाता है कि एंड दीज़ पैकेट्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं भैया इन पैकेट्स को? नोन एज फोटोन। इनको बोला जाता है भाई साहब फोटोन, या फिर इनको बोला जाता है क्वांटा। क्या बोलते हो? फोटोन या फिर क्वांटा बोला जाता है। यहाँ तक आपको पढ़ा के रखा जाता है और इनकी एनर्जी भी बताई जाती है कि हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है भैया वो एन एच न्यू के बराबर होती है, जिसमें एन को बोला जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है भैया। एन एच जो होता है भैया उसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है? प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है एंड इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, ठीक है? एंड न्यू तो जानते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट होती है। क्या होती है भैया? न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, ठीक है? ये चीजें होती है। और ई इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, मतलब ई क्या होता है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है भैया वो कितनी होती है? एन एच न्यू के बराबर। अगर एक फोटोन होगा तो 1 एच न्यू होगा, 2 फोटोन होगा तो 2 एच न्यू होगा, 3 फोटोन होगा तो 3 एच न्यू होगा। कहने का मतलब ये उनका था कि जब भी लाइट्स फोटोन के फॉर्मेट में ट्रेवल करेगा तो हर फोटोन की जो एनर्जी होगी ना वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में होगी, कॉन्टिन्यूअसली नहीं होगी। कैसी होगी भैया? वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में होती है। ये डिस्क्रीट एनर्जी होता है। जो तुमने एन लगा के रखा है, एन इज द इंटीजर 1 2 3 4 दिख रहा है तुमको ना, होल नंबर के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो उनका ये कहना था कि जब भी वो एच न्यू के फॉर्मेट में दिखेगा तो होल नंबर के भी फॉर्मेट में दिखना चाहिए, है ना? वो डिस्क्रीट फॉर्मेट में दिखना चाहिए, कंटिन्यूअसली एनर्जी के फॉर्मेट में नहीं दिखता है, कंटिन्यूअस एनर्जी उसके पास में नहीं होती भाई। ये कहना था अपने मैक्स प्लैंक भैया का। कब? 1900 के अंदर। तो उन्होंने ये चीजें प्रूव करके बताई थी भैया कि लाइट्स के पास में क्या होता है? पार्टिकल नेचर, ठीक है? लाइट जो होता है पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करता है और जब लाइट पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो हर एक लाइट जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्मेट में। उन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलते हैं भाई? क्वांटा या फिर फोटोन बोला जाता है। और हर एक फोटोन जो होता है वो उनके पास में डिस्क्रीट पार्टिकल की एनर्जी होती है, डिस्क्रीट टाइप की एनर्जी होती है। उनके पास में कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं होती है और हर एक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? एन एच न्यू के बराबर, जिसमें ई को बोला जाता है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन,
ठीक है। एन जो होता है नंबर ऑफ फोटोन होता है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 आप जितने भी नंबर ऑफ फोटोन चाहते हो उनकी वैल्यूज को पुट कर लो। एच जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। एंड न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन होती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ तक आपको पढ़ाई जाती है। अब इसके बाद की कहानी सुनना जो हमारे सिलेबस के हिसाब से। अब हमने क्या पढ़ा था भैया, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। हम लोग क्या पढ़ते आ रहे, हम लोग पढ़ते आ रहे भैया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इन अब देखो यहाँ तक की थियरी ऐसी नहीं कि यहाँ तक की थियरी गड़बड़ है भाई, यहाँ तक की थियरी आपके सिलेबस में उस टाइम पे थी। तो उस टाइम में आपको यहीं तक पढ़ा के ना फिर छोड़ दिया जाता है, इसके बाद फिर नहीं पढ़ाया जाता है। क्योंकि आपके टाइम में उस टाइम पे ना क्या होता है 11 एंड 12 के अंदर उस टाइम पे इतनी ही आपके लिए काम की होती है। ठीक है, बट अभी हमारा काम बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी क्या था, वो हर एक टाइप के वेवलेंथ की या फिर जितने भी टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर आती है वो सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड अगर उसको इमिट करना हो तो जितना वो एब्जॉर्ब करता है उतना टोटल इमिट करेगा। तो उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो 1 होता है, उसका जो इमिशन पावर होता है वो भी 1 होता है ना। इमिसिविटी और एब्जॉर्प्सिविटी वो दोनों उसकी 1 होती है। कब ब्लैक बॉडी की बात करें तो। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी में जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो भैया ब्लैक बॉडी एक ऐसा रेडिएशन वाला चीज है या फिर एक ऐसी चीज है जो हर एक अमाउंट के रेडिएशन को अपने अंदर सोख लेती है। ठीक है, तो फिर मैक्स प्लैंक ने क्या बोला, ठीक है भैया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम ब्लैक और इसी चीज़ को अगर मैं लाइट्स को रेडिएशन के फॉर्म में बताना चाहूँ, ठीक है? तो उनका ये कहना था कि अगर तुम लाइट्स को ड्यूअल नेचर ऑफ बिहेवियर के फॉर्मेट में बताते हो और पार्टिकल नेचर के हिसाब से बताना चाहते हो, तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से वो फोटोन और क्वांटा के फॉर्मेट में तुम डिफाइन कर देना। ठीक है? अगर लाइट्स फोटोन के फॉर्मेट में, पार्टिकल नेचर के फॉर्मेट में ट्रेवल करती है तो। फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो तुम रेडिएशन के हिसाब से बताना चाहते हो, ठीक है? तुम्हारा मन मतलब तुमको क्वेश्चन कर दिया जाए कि भैया मैं मान लूँ कि तुमने बताया कि सर आप मुझसे मान लो प्लैंक ने थियरी दे दी भैया लाइट्स के हिसाब से लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, सारी चीज़ें दे दी। तो ये एक क्वेश्चन आता है ना कि अगर मान लो कि आपने पार्टिकल नेचर का शो कर दिया, इन्होंने तो वेव नेचर का शो कर दिया भैया, ठीक है। अगर रेडिएशन की बात करें तो अगर लाइट रेडिएशन के फॉर्म में ट्रैवल करी भैया तो फिर कैसे बताएँगे? क्योंकि लाइट एक टाइप का रेडिएशन ही तो होता है। तो अगर लाइट को हम रेडिएशन के फॉर्म में एब्ज़ॉर्ब करते हैं तो भैया अलग रेडिएशन का मतलब कि लाइट्स अलग हर एक टाइप की लाइट जो होती है, हर लाइट का अलग-अलग रेडिएशन होता है ना? रेडिएशन बहुत टाइप्स की होती हैं, ठीक है? तो हर रेडिएशन की अपनी-अपनी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग-अलग वेवलेंथ होता है भैया। तो फिर उस हिसाब से हम कैसे डिफाइन करेंगे उनकी एनर्जीज़ वगैरह को, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, तो अगर मान लेते कि कोई रेडिएशन वाली चीज़ है, तो अगर कोई रेडिएशन है, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं लाइट्स को रेडिएशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, तो उनका ये कहना था कि भैया जो रेडिएशन होता है ना, वो रेडिएशन बिहेव करता है एज़ एन ऑस्किलेटर। किसका कहना था भैया? प्लैंक का कहना ये था कि अगर मान लो तुम लाइट के पार्टिकल नेचर के हिसाब से नहीं बताना चाहते हो, तुम रेडिएशन के हिसाब से बताना चाहते हो, तो ये बोल दो कि रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन, ठीक है? रेडिएशन बिहेव, ठीक है? बिहेव्स एज़ कैसे बिहेव करता है भैया? बिहेव एज़ ऑस्किलेटर। कैसे बिहेव करता है भैया? ऑस्किलेटर। वो एक ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करेगा जब तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करोगे। कौन से रेडिएशन की? ब्लैक बॉडी के केस में जब भी तुम बात करोगे, जब किसी तुम ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की बात करोगे भैया, तो उसकी एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में तुम बताना कि वो जो रेडिएशन होगा, वो रेडिएशन वो एक ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा भैया? वो एक ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करेगा। लाइट जब पार्टिकल नेचर शो करेगा तो कैसे बिहेव करेगा? फोटॉन या फिर क्वांटा के फॉर्मेट में बिहेव करेगा और उसकी एनर्जी होगी nhν, ठीक है? और अगर तुम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हो तो उसका जो रेडिएशन होगा वो कैसे बिहेव करेगा भैया? रेडिएशन बिहेव एज़ भैया एन ऑस्किलेटर। वो एक ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करेगा। तुमको ऑस्किलेटर पता है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, कंपाउंड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तुमने हार्मोनिक ऑस्किलेटर पढ़ा है ना? ऑस्किलेटर क्या होता है? तो एक ऑस्किलेटर की तरह बिहेव करेगा भैया। मतलब ऑस्किलेटर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे ये फोटॉन है, ठीक है? अब ये फोटॉन जो होगा तो एनर्जी का पैकेट होगा, तो एनर्जी के पैकेट्स के अंदर फोटो मतलब उसको फोटॉन ही बोलते हैं। तो लाइट जब पार्टिकल के फॉर्मेट में होगी या फिर फोटॉन के फॉर्मेट में होगी, तो अब एक पार्टिकल जो मतलब एक जो पैकेट होगा, अब उसके अंदर थोड़ी ना कि एक ही पार्टिकल होगा, कई सारे पार्टिकल से मिलके बनेंगे ना एक पैकेट पूरा। तो कई सारे पार्टिकल्स छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिला के एक पैकेट बनेगा, फिर छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिला के एक पैकेट बनेगा, फिर छोटे-छोटे पार्टिकल्स मिला के एक पैकेट बनेगा और वो फिर लाइट जो होगी पैकेट्स के फॉर्मेट में, फोटॉन के फॉर्मेट में ट्रैवल करेगी। ये कहना था लाइट्स के बारे में।
प्लैंक का। तो उनका जब कहना था कि रेडिएशन बिहेव करेगी ऑसिलेटर के फॉर्मेट में, तो ऑसिलेटर का मतलब ये समझना कि जो पैकेट्स होंगे उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करते हैं। वो पार्टिकल्स ना ऐसे ही नहीं ट्रेवल कर देंगे कि भैया हाँ ठीक है मैं पार्टिकल हूँ, मैं एक क्वांटा हूँ, मैं चलूँगा। ऐसे ही नहीं चलेंगे भाई, वो वाइब्रेट करते हुए चलते हैं। कैसे चलते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो हर एक पार्टिकल जो होता है उसके अंदर वो वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ता है, वाइब्रेट करता है। तो उससे उनका एक पैकेट बनता है। ठीक है? तो इसीलिए उनको क्वांटा या फिर फोटॉन बोला जाता है। तो ऑसिलेटर का मतलब होता है कि जो फोटॉन होंगे, उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, उसी को ऑसिलेटर बोला जाता है। वो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अब जब वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे भैया, तो एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर, तो एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर कितनी होगी भैया? उतनी ही होगी जितनी फोटॉन की होती है ना? हर एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी उतनी ही होगी जितने अपने फोटॉन की होती है। तो कहने का मतलब कोई फर्क नहीं है भाई। है ना? बात मिला-जुला के फिर से वहीं पे पहुँच गई कि अगर तुम लाइट के पार्टिकल नेचर के हिसाब से बताते हो तब भी एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर वही, मतलब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या फिर एनर्जी ऑफ द फोटॉन इतनी होती है। और तुम अगर रेडिएशन के हिसाब से बात करते हो तो रेडिएशन ऑफ द लाइट जो होगी, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होगा वो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, और ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी वो भी इतनी ही होगी, E इज़ इक्वल्स टू NH न्यू के बराबर है। ठीक है? और फिर से वही बात की लाइट जब भी ट्रैवल करेगी तो इनकी जो एनर्जी होगी भैया वो कभी भी डिसक्रीट मतलब एनर्जी जब भी ट्रेवल करेगी, जो भी इनकी एनर्जी होती है वो कंटीन्यूअसली ट्रेवल नहीं करती है, वो कंटीन्यूअस नहीं होती है। रेडिएशन की जो एनर्जी होगी भैया, ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी वो कंटीन्यूअस नहीं होती है, वो डिसक्रीट एनर्जी होती है। ठीक है? डिसक्रीट एनर्जी का मतलब भैया वो होल नंबर के फॉर्मेट्स में चलते हैं। ठीक है? कभी आधा पौना ऐसा नहीं चलेगा कि 1, 1.1, 1.2, सवा 1, सवा 2, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा, डेढ़, ढाई, ऐसा कभी नहीं चलेगा। वो जब भी चलेगा भैया तो डायरेक्टली 0 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 3, टोटल होल नंबर के फॉर्मेट में चलेगा। तो इसलिए बोलते हैं वो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन या फिर एनर्जी ऑफ जो ऑसिलेटर होता है भैया, वो कभी भी कंटीन्यूअस नहीं होता है, वो हमेशा डिस्क्रीट होता है भाई। ठीक है इतनी बात। और अगर डिस्क्रीट होता है तो उनकी एनर्जी कितनी होगी भैया? NH न्यू के बराबर होगी। ठीक है? इतनी बात क्लियर है हमको। और एक चीज़, तो अगर मान लो ये ऑसिलेटर के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है, तो ऑसिलेटर की वैल्यूज़ तो कुछ ना कुछ तो होगी। नंबर ऑफ ऑसिलेटर की वैल्यू कितनी होती है भैया? हमको ये बता दो फिर। ये क्वेश्चन करा गया कि फिर ठीक है, मान लो ऑसिलेटर होता है कि ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी होगी। तो हर एक ऑसिलेटर की एनर्जी इतनी है, तो मुझे टोटल ऑसिलेटर की एनर्जी बता दो ना, कि मैं अगर एक ब्लैक बॉडी में इतने अमाउंट का रेडिएशन भेज देता हूँ, तो उसका टोटल ऑसिलेटर कितना होगा? उसका टोटल एनर्जी कितना होगा? तो ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी, ऑसिलेटर का टोटल ऑसिलेटर डिफाइन करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं, तो इन्होंने क्या बताया था कि भैया जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर होता है, या फिर जो ऑसिलेटर का स्टेट होता है, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है? ऑस्किलेटर, उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है? नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, फिर स्टेट ऑफ एन ऑस्किलेटर, स्टेट ऑफ एन ऑस्किलेटर, उसका एक फॉर्मूला होता है ऑस्किलेटर। ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर या फिर स्टेट एन ऑफ ऑस्किलेटर का एक फॉर्मूला होता है, बोला जाता है एन आर इज इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, ई के पावर माइनस का आर एच न्यू डिवाइड बाई के टी। ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का। ठीक है? देखो अब मैं दोबारा यहाँ पे एन यूज कर लेता, क्योंकि मैंने इधर पे एन यूज करा, इसलिए मैंने एन यूज नहीं करा, दूसरा कोई आर टर्म यूज कर लिया। ठीक है? तो ये आर बेसिकली क्या होगा भैया? आर जो होगा वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, जितना तुमको नंबर ऑफ ऑस्किलेटर चाहिए। ठीक है? नंबर ऑफ स्टेट कौन सा वाला चाहिए, कि ऑस्किलेटर का स्टेट कितना है, कौन से स्टेट में ऑस्किलेटिंग हो रही है भैया, वो बता दो मेरे को। या फिर तुम कहते हो भैया कि मुझे नंबर ऑफ ऑस्किलेटर बता दो, कौन सा नंबर ऑफ ऑस्किलेटर है। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर बताने का एक फॉर्मूला होता है एन आर इज इक्वल टू ये एन नॉट ई के पावर माइनस आर एच न्यू डिवाइड बाई के टी। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेटर बताने का किसी का भी। ठीक है? अच्छा ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो इसमें चीजें क्या क्या होती हैं, तो आर की वैल्यू तो पता चल गई भैया, कुछ भी होगा, 1, 2, 3, 0 कुछ भी रख लो। एन नॉट जो होता है वो ग्राउंड स्टेट का नंबर ऑफ ऑस्किलेटर होता है। ये टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर है, मतलब जो भी नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालना है इससे निकाल लोगे। उसके बाद आर तो यही है। एच क्या होता है, वही प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है। के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है? तो अगर मुझे नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए भैया? टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एन की आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। लेट आर इज इक्वल टू 0, मैं 0 से स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है? अगर मैंने 0 से स्टार्टिंग करा तो भैया ये एन आर की वैल्यू कितनी होगी, वो एन 0 होगी, मतलब हम पहुंच जाएंगे ग्राउंड स्टेट में।
ठीक है, कौन से स्टेट पे पहुंच जाएंगे भैया, ग्राउंड स्टेट। और एन आर मतलब अगर आर की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं मतलब एन नॉट मिलेगा, और एन नॉट का मतलब भैया नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितना है भाई, तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितने बराबर आएगा हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो एन नॉट कितना है भैया, ये ग्राउंड स्टेट के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि तो ऐसे स्टेट होता है ना, तुमने देखा होगा ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, वैसे तो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में और एक चीज और, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी जीरो होती है ना। ग्राउंड स्टेट में कोई भी ऑस्किलेटर नहीं होता है, मतलब ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी फोटोन वगैरह तुमको नहीं मिलेगा, उसकी मतलब जीरो होती है, उसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है, ये चीज ध्यान में रखना। तो एन नॉट अगर मैं आर की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो एन नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी भैया, ये हो जाएगा एन नॉट ई के पावर माइनस मल्टीप्लाई करो जीरो एच न्यू डिवाइड बाई के टी। भैया ये हो जाएगा टोटल एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर जीरो, माइनस का क्या ही करोगे, जीरो कर लो, तो ई के पावर जीरो मतलब वन, तो एन नॉट की वैल्यू जो होगी भैया वो एन नॉट ही आएगी। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करता हूँ, जीरो स्टेट की बात करता हूँ, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, अगर मैं जीरो, मैं ऑस्किलेटर की बात ही नहीं करता, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर अगर जीरो भैया मतलब ग्राउंड स्टेट है, कुछ भी नहीं है, ऑस्किलेटर है ही नहीं, तो अगर उसमें ऑस्किलेटर है ही नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, वो एन नॉट के बराबर। अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं वन, आर की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ भैया, वन, तो आर की वैल्यू वन पुट करते हो तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितना होगा भैया, वन, तो एन वन की वैल्यू मिलेगी, मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेटर फर्स्ट स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो फर्स्ट स्टेट मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेटर नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा एन नॉट ई के पावर माइनस वन एच न्यू हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई के टी, ये फॉर्मूला बनेगा अपना। ठीक है, ये एन वन की सेम चीज हम आर की वैल्यू टू पुट करें भैया, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर की वैल्यू टू है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑस्किलेटर भैया, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर टू है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर या फिर नंबर ऑफ स्टेट ऑफ ऑस्किलेटर कितने भैया, टू है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एन नॉट ई के पावर माइनस टू एच न्यू बाई के टी, ये फॉर्मूला बनेगा। सिंपल सा, बस आर की वैल्यू टू पुट करते जाओ, अगर एन की वैल्यू थ्री है भाई तो ये हो जाएगा एन थ्री इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस थ्री एच न्यू बाई के टी। जैसे सिंपल ऐसे डॉट डॉट करते जाओ, तुमको जो जिस भी नंबर ऑफ ऑस्किलेटर की वैल्यू चाहिए, जिस भी स्टेट का ऑस्किलेटर चाहिए भैया, उसकी वैल्यू को इसमें पुट करो, तुमको उस स्टेट का नंबर ऑफ ऑस्किलेटर मिलके मिल जाएगा। पांचवें स्टेट का चाहिए नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, इधर पे आर की वैल्यू 5 पुट करो, छठे स्टेट का चाहिए एन की वैल्यू 6 पुट करो, 12वें स्टेट का चाहिए एन की वैल्यू 12 पुट कर लो, तो फिर 12वें स्टेट के नंबर ऑफ ऑस्किलेटर की वैल्यू पता चलेगी कि उसमें नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितना हो रहा है, उनकी वैल्यू भाई ये हो जो भी होगी वो आ जाएगी, आर की वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो एक चीज कंफर्म है कि अगर तुमको नंबर ऑफ ऑस्किलेटर हर एक स्टेट की चाहिए तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला होता है, जिस भी स्टेट का चाहिए वो वैल्यू पुट कर दो। ग्राउंड स्टेट का चाहिए तो जीरो पुट कर लो, जिसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, बाकी स्टेट का हर एक वैल्यू पुट करते जाओ, पुट करते जाओ। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की जीरो की होती है, बाद में बताऊंगा अभी। तो अगर मेरे पास में सारे नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर निकालना चाहूँ तो निकाल लूंगा आराम से। अगर मेरे पास में जीरो ऑस्किलेटर मतलब ग्राउंड स्टेट का ऑस्किलेटर इतना है, फर्स्ट स्टेट का ऑस्किलेटर इतना है, सेकंड स्टेट का ऑस्किलेटर इतना है, थर्ड स्टेट का ऑस्किलेटर इतना है भैया, फोर्थ फिफ्थ जिसका भी मैं चाहूँ मैं सबके नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे भैया, सबको जोड़ते जाओ, जितने तुम्हारे पास में आ रहे सबको जोड़ते जाओ, तुम्हारे पास में टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर मिलके मिल जाएगा, है ना। तो एक काम हम कर सकते हैं, चलो मैं इधर से एन नॉट को तुमको पता है एन नॉट का जीरो आएगा, है ना, एन नॉट का कितना आ रहा है भैया, एन नॉट का जीरो आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर अगर तुमको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, तो भैया टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर के लिए एक काम कर सकते हो, ऑस्किलेटर क्या कर सकते हो भैया, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर क्या होगा, एन नेट इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर मैं डायरेक्टली एन लिखता हूँ, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर को डायरेक्टली एन लिखते हैं, तो ये होगा एन नॉट एन वन एन टू एन थ्री डॉट डॉट डॉट, जितने नंबर ऑफ ऑस्किलेटर्स तुमने निकाले सबको रख के एक साथ जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर मिल जाएगा। बस इनकी वैल्यूज को पुट करो भाई, तो वैल्यूज पुट करोगे तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट की वैल्यू तुमने देखा था एन नॉट ही था, एन नॉट की वैल्यू कितनी थी, एन नॉट थी। एन वन की वैल्यू कितनी भाई, तो एन वन की वैल्यू एन नॉट ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी है, प्लस में एन टू की वैल्यू एन नॉट ई के पावर माइनस टू एच न्यू बाई के टी है, एन थ्री की वैल्यू कितनी है, एन नॉट ई के पावर माइनस थ्री एच न्यू बाई के टी है भैया, है ना, डॉट 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 जितने भी तुमको चाहिए सबकी वैल्यूज को रखते जाओ, है ना। अच्छा, अगर एक चीज देखो तो इसमें भी एन नॉट, इसमें भी एन नॉट, इसमें भी एन नॉट, इसमें भी एन नॉट, मतलब जितने भी बार आएगा सब में एन नॉट तो कॉमन होगा, तो हम एक काम करते हैं ना, हम सब में से एन नॉट को कॉमन कर लेते भाई, तो इधर पे बचेगा वन, इधर पे क्या बचेगा भैया, ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, फिर प्लस इधर से एन नॉट कॉमन करा तो ई के पावर माइनस टू एच न्यू बाई के टी, फिर आगे इसमें से एन नॉट कॉमन करा तो ई के पावर माइनस थ्री एच न्यू बाई के टी,
मतलब जितनी बार वो होगा उतनी बार तुम कॉमन करते जाओगे। तो ऐसे -4 HNU/kT -4 5 HNU/kT जिस भी स्टेट का होगा उस स्टेट के हिसाब से नंबर ऑफ प्लस बढ़ते-बढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? तो एक काम कर लो, इधर से N नॉट को कॉमन करेंगे, ठीक है? और एक चीज़, इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए ना हम क्या करते हैं भाई, इनको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे पे देखो HNU/kT 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 e की पावर में दिख रहा है और माइनस के फॉर्मेट में दिख रहा है। हम क्या करते हैं, हम कॉमन करते हैं, मतलब एक लेट करते हैं कि लेट e के पावर माइनस HNU/kT इज इक्वल टू भैया x। हम ये मानते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि e के पावर माइनस HNU/kT इज इक्वल टू x, ऐसा सपोज करते हैं। जैसे तुम ऐसा सपोज करोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा फिर से अपना, n इज इक्वल टू n नॉट 1 प्लस, तुमने इसको क्या सपोज करा है x, ठीक है भैया, तो ये x हो गया। इसको तुमने क्या सपोज करा है x, और तुम एक चीज देखो तो इसके पावर में 2 भी तो है, तो हो जाएगा डायरेक्टली भैया एक्स स्क्वायर। इसके पावर में अगर 3 भी है भैया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ऐसे अगर कोई होगा तो x4 x5 डॉट 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 ये होता चला जाएगा भैया, सॉरी। तो ये ऐसे होते चले चले जाएंगे, है ना? तो एक चीज तो कंफर्म है कि जितनी बारी होंगे 1 के बाद हर बारी एक नंबर ऑफ ऑस्किलेटर में स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो ये एक फॉर्मेट बनेगा, और इस फॉर्मेट में अगर तुमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है भाई, ठीक है, एक्सपेंशन वाली सीरीज पढ़ी होगी, सीरीज पढ़ा होगा तुमने, तो ये एक्सपेंशन की वैल्यू तुमको पता होगा। ये एक एक्सपेंशन होता है, ये एन नोट को ऐसे छोड़ देता हूँ, ये एक एक्सपेंशन है इस टर्म का 1 माइनस 1 बाई एक्स का। इसका अगर तुम एक्सपेंशन करोगे ना भैया तो यही मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स पावर 4 प्लस में एक्स पावर 5 प्लस में डॉट 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 एक्स की पावर एन। ये एक्सपेंशन होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स का। ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम या फिर एक्सपेंशन सीरीज का, या फिर टेलर सीरीज। तो अगर जिसमें जो लोग तुम में से मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा टेलर सीरीज, काची सीरीज, वहाँ पे तुमको ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़ाई जाती है वहाँ पे, ठीक है? तो कहने का मतलब इधर पे ये जो है हमारे पास में सीरीज बन रही है, इसका एक्सपेंशन होता है, मतलब ये इसका एक्सपेंशन होता है भैया, तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्टली 1 बाई 1 माइनस का एक्स का, ठीक है? जिनको नहीं पता वो याद कर लो, इसका एक्सपेंशन ये होता है भाई, करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो एक काम कर लो, अब हमको पता ही है, हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं भैया। तो n इज इक्वल टू एन नॉट, है ना, डिवाइड बाई 1 माइनस का x की वैल्यू कितनी है, e के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। बस भैया हो गया हमारा फॉर्मूला, यही है टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर। अगर हर एक नंबर ऑफ मतलब ऑस्किलेटर निकालने का फॉर्मूला अगर ये है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का फॉर्मूला क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो कि एक फोटोन या क्वांटा की बात करते हैं, जिसकी एनर्जी एन एच न्यू होती है, तो वो होता है एन नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस ई के पावर माइनस का एच न्यू के टी। ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का, ठीक है भाई? तो अच्छी काम ये कि इनको एक बार नोट करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि हर एक ऑस्किलेटर की एनर्जी तुमको पता है एनएच नहीं होती है, तो भैया हम टोटल नंबर ऑफ एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? अगर हमको हर एक ऑस्किलेटर की वैल्यू पता है, तो हर एक ऑस्किलेटर में कितना एनर्जी होगा हम वो भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑस्किलेटर की एनर्जी इतनी है, तो हर एक ऑस्किलेटर में एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल ऑस्किलेटर की एनर्जी कितनी होगी हम वो निकालेंगे। अगला काम हमारा ये होगा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है? तो फटाफट नोट करो, एंड इसमें जहाँ पे कोई तुमको डाउट होगा भाई कमेंट करना, फिर हम लोग उसकी बातें भी करते हैं, है ना? तो फटाफट नोट कर लो, ठीक है? फटाफट भैया इनको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया भैया, चलो अब आगे बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है? टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर की बात करेंगे, एंड चलो इनका आई थिंक कोई काम तो नहीं होगा, देखते हैं जहाँ पे कोई किसी का काम आएगा देख लेंगे, ठीक है? अगला जो काम होगा हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर, ठीक है? क्या निकालने वाले भैया, हम निकालने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है? ऑफ ऑस्किलेटर। तो भैया ऑस्किलेटर की टोटल एनर्जी कितनी होगी, कोई बताएगा? ऑस्किलेटर की टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो सीधा सीधा है भैया, अगर तुमको एक ऑस्किलेटर की एनर्जी पता है, एक ऑस्किलेटर की वैल्यू पता है कि हर एक ऑस्किलेटर की वैल्यू कितनी है, मतलब नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितना है, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर की एनर्जी पता है, तो भैया सबको लेके एक साथ में जोड़ दो ना, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर। तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, ई इज इक्वल टू भैया
ई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर कितना होगा। अगर मैं पहले ऑस्किलेटर की बात करूँ ग्राउंड स्टेट की, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट कैसा था भैया, ग्राउंड स्टेट था एन नॉट, और एन नॉट अगर है तो उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी थी भैया, जीरो। क्यों जीरो होगी, आर की वैल्यू अगर जीरो है मतलब एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो, जीरो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, जीरो। प्लस में फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, तो फर्स्ट स्टेट में जो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर था कितना था, वो n1 था, और फर्स्ट स्टेट की बात करते हो तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करो भैया तो कितना होगा, 1 एच न्यू मतलब एच न्यू होगा। सेकेंड स्टेट की बात करते हो तो सेकेंड स्टेट का ऑस्किलेटर कितना था, n2, एन सेकेंड स्टेट का अगर ऑस्किलेटर n2 भैया तो n की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा, 2 एच न्यू, है ना, एन की वैल्यू 2 पुट करो 2 एच न्यू। सिंपल, अगर एन की वैल्यू 3 पुट करते हो तो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर 3 एंड 3 एच न्यू। तो भैया ऐसे करके डॉट 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 तुम सारे ऑस्किलेटर्स के एक एक ऑस्किलेटर की एनर्जी भी निकाल सकते हो, और टोटल एनर्जी चाहिए सबको लगा के जोड़ दो, ठीक है, तो जोड़ दो, और इनकी वैल्यूज भी तुमने निकाली थी, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, खैर कोई काम नहीं है। n1 की वैल्यू कितनी आई थी भैया, तो जो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का फॉर्मूला था एन आर इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस आर एच न्यू बाई के टी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसको n1 की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी, n1 की वैल्यू आएगी भैया एन नॉट ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ठीक है, इन टू एच न्यू, ये फॉर्मूला बनेगा। प्लस में n2 की बात करता हूँ तो n2 की वैल्यू r की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एन नॉट ई के पावर माइनस 2 एच न्यू बाई के टी, ठीक है, प्लस में इधर पे 2 एच न्यू, ठीक है, प्लस में n3 की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा एन नॉट, इधर पे 3 हो जाएगा माइनस 3 एच न्यू बाई के टी, ये तो हो गया एन नॉट n3 की वैल्यू, और 3 एच न्यू ये भी है, ठीक है, प्लस में डॉट डॉट डॉट, ये चीज भाई अपना बढ़ते जाएगा, ठीक है, बस। और इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करोगे भैया तो क्या होगा, ये जीरो खत्म कर दो। और एक चीज फिर से ध्यान से देखो, एन नॉट एन नॉट एन नॉट सब में दिख रहा है तुमको, हाँ भैया दिख रहा है, एच न्यू एच न्यू एच न्यू सब में दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा है, सब में एच न्यू दिख रहा है, कॉमन कर लो। तो किसको किसको कॉमन करने का अपने को, एन नॉट एच न्यू सब में दिख रहा है, हमने कॉमन कर लिया। एक चीज और देखो, ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ये भी सब में दिख रहा है भैया, तो क्या हम इसको भी तो कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लो ना, ई के पावर माइनस एच न्यू बाई का के टी, इनको भी तुम कॉमन कर लो, तो क्या क्या बचेगा भैया, इधर से सबको कॉमन कर लिया मैंने, तो इधर से अगर तुम देखो भैया सब कॉमन हो गए, एन नॉट एच न्यू ई के पावर सब कॉमन हो गए, सब कॉमन हो गए तो इधर पे बचेगा वन, इधर पे क्या बचेगा, ये भी कॉमन हो गया, ई के पावर एच न्यू भी कॉमन हो गया, ये पूरा के टी, पर ई के पावर क्या बचा भैया, लेट से अगर मैं कॉमन करता हूँ तो ये बचेगा कितना बचेगा, क्या करते हैं, माइनस का टू है ना, तो माइनस का टू है तो ऐसा बचेगा ई के पावर माइनस का एक बचेगा, वन एच न्यू बाई के टी, अगर टू है तो वन एच न्यू बाई के टी बचेगा, एंड इधर से टू एच न्यू में भैया तो टू एच न्यू में टू बच जाएगा, है ना, टू एच न्यू से क्या बच जाएगा, अगर हमने एच न्यू कॉमन कर लिया तो इधर से बचेगा सिर्फ टू। प्लस में अगर हम तीसरे की बात करें तो इधर से थ्री एच न्यू में एच न्यू तो खत्म, तो थ्री बच गया, एन नॉट खत्म तो एन नॉट को हटा दो, इनमें से क्या कॉमन होगा भैया, तो ई के पावर माइनस का एच न्यू बाई के टी कॉमन करा है तो तीन में से एक चला गया तो दो बचेगा, तो ई के पावर माइनस का टू एच न्यू बाई का के टी, फिर प्लस का ऐसे अगर चौथा का होगा तो चौथे का ई के पावर माइनस थ्री एच न्यू बाई के टी, इस तरीके से भैया वो मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, है ना, एक पैटर्न सा बन जाएगा फिर से। और अगर एक पैटर्न सा बन रहा है भाई तो तुम एक काम करो ना, ई के पावर एच न्यू बाई के टी, अगर पीछे हमने कॉमन करा था तुमने देखा होगा कि लेट ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में लिखने के लिए हम ऐसा सपोज करते हैं इसकी वैल्यू क्या है भाई एक्स है, हम थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्सिटी कम दिखेगी, तो अगर हम ऐसा मानते भैया तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट एच न्यू और एक्स, इसकी वैल्यू कितनी सपोज की हमने, एक्स सपोज की, तो ये क्या हो गया एन नॉट एक्स एच न्यू एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन तो है ही, खैर ये तो टू है और ये हो जाएगा एक्स, ये थ्री है और हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फोर एक्स क्यूब डॉट 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 डॉट, ये बनेगा भैया अपने पास में फॉर्मूला, वन प्लस, एक्चुअली में इसमें एक्स आना चाहिए था, पर एक्स नहीं आया क्या, एक्स भी नहीं आया, वन प्लस टू, अच्छा आया तो है, टू एक्स आया है ना, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, तो भैया ये इस तरीके से फिर से एक पैटर्न बन रहा है, और अगर एक पैटर्न बन रहा है एक सीरीज का एक्सपेंशन है तो ये एक्सपेंशन होता है अपने वन बाई वन माइनस एक्स के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है, किसका एक्सपेंशन होता है भैया, ये एक्सपेंशन होता है वन बाई वन माइनस एक्स के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, इतना इतना इतना, ठीक है, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स क्यूब प्लस में फाइव एक्स फोर डॉट डॉट डॉट, ये एक्सपेंशन होता है वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करने वाले हैं,
इनको नोट करो और अगले स्टेप में हम इनको हटा के ये पुट करेंगे क्योंकि ये इसका एक्सपेंशन है भैया। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम उसकी जगह पे उनको पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या चीज आएंगी, तो फटाफट नोट कर लो। ठीक है, अभी हमारा एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर भी निकल के मिल जाएगा भैया। एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है भाई, चलो हमने कॉमन कर लिया, पुटअप कर लिया भैया। तो अब क्या बचा है, जो भी बचा है इनकी वैल्यू, इनको क्या करेंगे हम इसके हिसाब से देखेंगे क्योंकि इनका मतलब इसका एक्सपेंशन है ये, तो इसको उड़ा के हम वो पुट करेंगे तो हमारा और सिंप्लीफाई वर्जन में आंसर आएगा। तो एन नॉट एच न्यू एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इनके जगह पे पुट करते हो तो ये फॉर्मूला आएगा। अब बस x की जो वैल्यू तुमने सपोज करी थी उसकी वैल्यू पुट कर दो भाई। x की वैल्यू यही तो थी, यही थी ना x की वैल्यू, पुट कर ले भाई। तो एन नॉट एच न्यू एक्स की वैल्यू पुट करते हो तो ए की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस का e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मिजाज, आई थिंक ओके। चलो छोड़ दो, ये पे यही अपनी है टोटल एनर्जी भैया। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी है, 80 टोटल। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर कितनी होती है भैया, एन नॉट एच एन यू ई के पावर माइनस एच एन यू बाई के टी डिवाइड बाई 1 माइनस ई के पावर माइनस एच एन यू बाई के टी का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, बस इनको नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे एवरेज एनर्जी की। किसकी बात करते हैं भैया, एवरेज एनर्जी की, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर की एवरेज एनर्जी कितनी होगी भैया, अगर तुमको टोटल एनर्जी पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर पता है, तो मेरे को एवरेज एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर बता दो। ठीक है, अगर ये कभी पूछा जाए तो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है, देखो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर मतलब ई बार कर लो। अच्छा, किसी किसी बुक्स में ना ये ऐसे लिखा हुआ दिखेगा तुमको, ध्यान देना, किसी बुक्स में अगर तुमको ऐसे लिखा हुआ दिखे भैया ये इसका मतलब ही ये ई पढ़ना है, फिर एप्सिलॉन पढ़ लेना। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर पढ़ा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एनर्जी बाई टोटल ऑस्किलेटर। ठीक है, ऑस्किलेटर की टोटल एनर्जी कितनी है और नंबर ऑफ ऑस्किलेटर टोटल कितना है, उनको डिवाइड कर दो तो वैल्यूज आ जाएंगी, और रखो, रख के चेक कर लो। तो ई की वैल्यू ये है अपने पास में, एन नॉट एच न्यू ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइड बाई 1 माइनस ई के पावर एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने एनर्जी का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का फॉर्मूला क्या था भाई, अगर तुमको याद होगा, आई थिंक टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का तो कितना था, कोई बताएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का फॉर्मूला कितना रहा होगा, वो रहा होगा एन नॉट डिवाइड बाई, देख लेता हूँ मैं एक सेकंड, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का फॉर्मूला क्या था, एन नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस का ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, है ना, ये फॉर्मूला था अपने टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर का। ठीक है, एन नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस ए के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। ठीक है, बस अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, यही है, इनको सिंप्लीफाई करना मतलब डिवाइड करना है, एक डिवाइड ऊपर है एक डिवाइड ऊपर है नीचे, तो डिवाइड के डिवाइड में डिवाइड दिख रहा है तुमको, तो सिंप्लीफाई करने तो आता ही होगा। बस इनको सिंप्लीफाई कर लो भैया, अपना काम हो जाएगा। क्या करो, इनको सिंप्लीफाई कर लो, अपना काम हो जाएगा। और इसके बाद एक टॉपिक इसमें और बचती है जिसको कंप्लीट करने के बाद हमारा टोटल पूरा क्वांटम हाइपोथेसिस खत्म। ठीक है, तो कभी तुमको कोई डाउट्स नहीं रहेगा, है ना, जो आज मैं बता दूं ना तुमको प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, तो आज के बाद तुमसे जब भी कोई फॉर्मूला पूछा जाएगा तुम एकदम आराम से बता दो, कभी तुमको डाउट्स नहीं रहेंगे भाई। एक से तो कंफर्म है। चलो डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ई बार इज इक्वल टू क्या होगा भैया, अगर मैं तुम ध्यान से देखो तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट, ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ये चीज सेम सेम दिख रही है। चलो मैं इसको सिंप्लीफाई वर्जन में लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कैसा दिख रहा है, एच न्यू ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी है भैया। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी है। ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर में है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगी तो 1 माइनस ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी है भैया। ठीक है, एक चीज ये डिवाइड बाई एन नॉट, है ना, ऐसा दिखेगा ये कुछ। तो सिंपल है ना, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल आउट करो, इनसे एक स्क्वायर कैंसिल आउट कर लो, तो जो बचा वही अपना एवरेज एनर्जी। तो एच न्यू ए के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइड बाई 1 माइनस ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, चाहो तो तुम इतने पे छोड़ दो,
या फिर तुम बुक्स के हिसाब से और सिंप्लीफाई कर लो। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, इनमें से e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी को कॉमन करो, तो कॉमन करोगे भैया तो ऐसा दिखेगा, e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी तुमने कॉमन करा है तो एच न्यू बचेगा ऊपर, डिवाइड में इधर से भी कॉमन करो, अगर ऊपर से करो भाई तो नीचे से भी कॉमन कर लो, ठीक है। इधर से कॉमन करते हो तो इधर पे बचेगा 1 बाई ई के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, इधर से ये बचेगा माइनस इधर से बचेगा 1, ठीक है। और इधर से क्या होगा, e के पावर माइनस एच न्यू बाई के टी तुमने कॉमन करा है, तो भैया ये तो ये निपट गए, बस हो गया एवरेज एनर्जी, एच न्यू ऊपर और इनको तुम ऊपर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो e के पावर प्लस में एच न्यू बाई के टी माइनस का 1, ये बन गया अपना फॉर्मूला भैया एवरेज एनर्जी का। तो तुम चाहो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, बात देखिए बुक्स में देखोगे तो ऐसा वाला फॉर्मूला दिखेगा एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर का। किसका भैया, एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर का, ठीक है। तो कभी तुमको ऐसा फॉर्मूला दिखे तो भैया बस आराम से हैंडल कर लोगे, अब तो आई थिंक अब तो कर लोगे ना, कोई सा भी फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालना है पता चल गया तुमको, बस एक चीज याद रखना है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकालने का फॉर्मूला। क्या याद रखना है भैया, नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारे काम तेरे हो जाएंगे, है ना, सारे काम तुम्हारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बचेगा, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे एक और लास्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस का, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। क्या है एनर्जी डेंसिटी, हम उसकी भी बातें करेंगे, ठीक है। तो फटाफट नोट करो भाई, फिर हम लोग एनर्जी डेंसिटी की बात कर लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो। चलो भाई, हो गया, अब तो हो जाना चाहिए ना इतने देर में। चलो अब लास्ट हमारे पास में जो पॉइंट बचता है, हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। इसकी बात करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस के लिए एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू कितना होता है। तो इनमें से मेरे को क्या क्या चाहिए, एनर्जी डेंसिटी चाहिए एंड टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलटर्स, चलो ये सारी चीजें मेरे को चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को चाहिए तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ऑस्किलेटर निकालेंगे भैया। अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ऑस्किलेटर बता दो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भैया, देखो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी निकालने का। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए ऑस्किलेटर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनर्जी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, ऐसा लिखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है, ऑस्किलेटर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, ठीक है, ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, किसमें भैया, पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रिक्वेंसी रेंज। तुमको ना, चलो मैं समझाता हूँ एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो जब भी तुमसे एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए कहा जाएगा ना, तो तुमको एक फ्रिक्वेंसी का रेंज दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी का भैया रेंज दिया जाएगा, डी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू का, तुमको एक फ्रीक्वेंसी का ये रेंज दिया जाएगा, ठीक है। कि भैया अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको, फ्रीक्वेंसी को देखो न्यू से बेसिकली दिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑस्किलेटर है, जो भी अपना फोटोन या रेडिएशन होगा, हर, तुमको पता ही है कि हर एक रेडिएशन का अपना अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है भाई, ठीक है। तो उनका जो फॉर्मूला होता है वो निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि उसका रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो सपोज करा जाता है, जैसे तुमने अगर पता होगा, तो हमने एक चीज निकाली थी स्पेक्ट्रल रेडिएशन से पहले, एक फॉर्मूला वगैरह बनाया था, ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ बनाया था ऐसे, अगर तुमको याद होगा तो इस ग्राफ के हिसाब से हमने बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई करी थी, ठीक है। तो वैसे ही इसी तरीके से हमारे पास में ना वो बेसिकली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से हमने देखा था। वैसे ही हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रेंज है न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है, डी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में, तो न्यू से ये जो तुमको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी रेंज, इस फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर होगा वो, और जो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर होगा वो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। इस रेंज में टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी होगा भैया उनको मल्टीप्लाई कर लो। तो एक चीज इतना है भाई, सीधा सीधा इतना तिकड़म करने से अच्छा है मैं एक तुमको फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई, उसको तुम याद कर लो, क्या कर लो, मैं तुमको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको तुम क्या करो भाई, याद कर लो। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला होता है, आई थिंक 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्यूब, ठीक है, ई बार डी न्यू, इस तरीके से ये एक फॉर्मूला होता है, बस ये याद कर लो, ठीक है, एकदम रामबाण इलाज है।
ये तुमको अगर ना समझ में आए भाई कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर में अगर टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है भैया इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, तो उसको बोला जाएगा एनर्जी डेंसिटी। उससे अच्छा है तो ये फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। तो ई न्यू डी न्यू क्या होता है भैया, वही एनर्जी डेंसिटी को बोला जाता है ई न्यू डी न्यू, ठीक है। बाद में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे और बाद में ना हम लोग न्यू को ना लेमडा से कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा ई लेमडा डी लेमडा के फॉर्मेट में फॉर्मूला आता है। तो बुक्स में देखोगे तो ई लेमडा डी लेमडा के फॉर्मेट में एक फॉर्मूला दिया रहता है एनर्जी डेंसिटी का, वो आएगा अभी पता चल जाएगा तुमको कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्यूब ई बार डी न्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक बार इनका फॉर्मूला पुट करते हैं, ये पुट करके चेक करते हैं कितना आता है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्यूब, इनका फॉर्मूला पुट करेंगे तो एच न्यू हो जाएगा डिवाइड बाई ये क्या होगा भैया, ई के पावर एच न्यू बाई के टी माइनस का 1, अच्छा ये अच्छा पॉजिटिव 1, ठीक है, डी न्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास में, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। चलो अगर दिक्कत वाली बात नहीं भैया तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास में ना फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है न्यू इज टू सी बाई लेमडा, अगर तुमको पता होगा तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ाया जाता है, न्यू इज टू सी बाई लेमडा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो सिंस हमको पता है न्यू इज टू सी बाई लेमडा होता है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को, क्या करेंगे भैया, इस चीज को वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी न्यू इज इक्वल टू भैया सी तो कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो 1 बाई लेमडा को डिफरेंशिएट करोगे भैया तो माइनस का लेमडा बाई स्क्वायर ये आएगा। और देखो लेमडा को डिफरेंशिएट करने के लिए लेमडा को ऊपर भेजोगे तो पावर में -1 आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे करते हैं तो -1 लेमडा, पावर में से एक कम करोगे तो -2, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा के पावर -2, तो भैया डायरेक्टली मैंने लिख दिया है माइनस लेमडा बाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एन लेमडा का करोगे तो डी लेमडा, ये टोटल डिफरेंशिएट नहीं होगा तो डी लेमडा बचेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आएगा, इनको वन टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद डी न्यू इज टू माइनस सी बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा, एंड इनकी वैल्यूज को उठा के भैया इसमें पुट कर दो बस, ठीक है। और एक चीज जब ये करोगे तो तुम क्या करना, न्यू को सी लेमडा से रिप्लेस कर देना, जैसे ही ये चीज वैल्यू को पुट करोगे तो तुमको लिमिट्स भी पुट करना पड़ता है ना, तुमको ये सारी चीजें पता है, तो लिमिट्स पुट करने के लिए उससे अच्छा काम है न्यू को लेमडा से रिप्लेस कर देना, ये दोनों काम साथ में करेंगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से दिखेगा, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू, कैसा दिखेगा भैया, ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू क्या क्या चीज है हमारे पास में, इधर वाली चीजों को हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अगला काम क्या है हमारे पास में, 8 पाई न्यू स्क्वायर है, तो 8 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है भैया, न्यू इज टू सी बाई लेमडा है, तो सी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई सी क्यूब, तो अपने पास में है ही खैर, एच इंटू लेमडा है तो लेमडा की न्यू है तो न्यू की वैल्यू है सी बाई लेमडा, ठीक है, डिवाइड बाई और कुछ अपने पास और कुछ नहीं है तो इनको भी पुट कर लो ना, ई के पावर एच न्यू बाई के टी। अच्छा तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि भैया नीचे तो भी पुट कर सकते हैं ना लेमडा न्यू की वैल्यू, तो उधर पे खैर रहने देना, उनको वैसे ही देख लेंगे बाद में, ठीक है। और इधर पे डी न्यू है, अच्छा एक चीज और, ये डी न्यू की वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास में, तो इनको भी पुट कर लेना, क्या है, माइनस का सी बाई लेमडा स्क्वायर एंड डी लेमडा, दिख रहा है ना इतना, माइनस का सी बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। इधर से डी न्यू की वैल्यू यहाँ पे जो है अपने पास में, इसको भी पुट कर लेंगे, माइनस का सी बाई लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा हो जाएगा, बस इनको सिंप्लीफाई कर लो भैया, है ना। तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करो, चलो। तो ये हो जाएगा ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो क्या कर सकते हो, इनसे लेमडा स्क्वायर को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा 8 पाई सी स्क्वायर बाई सी क्यूब, ठीक है, लेमडा क्यूब लेमडा स्क्वायर है ना, लेमडा स्क्वायर, और इधर इधर से अपने पास में क्या आएगा, ये तो माइनस में खैर आ ही रहा है ना, ये चीजें किसमें आ रही हैं, माइनस में। और एक चीज ना, हम ये फॉर्मूला माइनस में पुट नहीं करेंगे, ठीक है, तुमने देखा होगा बुक्स में ये फॉर्मूला ना पॉजिटिव में आता है, हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है, इसकी क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है, हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो माइनस का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है, बाद में नहीं कहोगे भैया माइनस कहाँ से आ गया, क्या करेंगे, हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे वहां पे, ठीक है। चलो इधर से क्या क्या बच रहा है अपने पास में, तो इधर पे है एक चीज क्या कर सकते हैं भाई, एच सी है, इधर से सी लेके आओगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, इधर से लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे भैया क्या क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, ठीक है, लेमडा क्यूब हो जाएगा, तो इधर पे लेमडा 5 हो जाएगा, इधर पे अपना डी लेमडा है ही, और इधर पे अपना नीचे ई के पावर एच न्यू बाई के टी माइनस का 1, ये तो है ही खैर, ठीक है। चलो अब देख लो कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट दो, तो भैया ये C4 है, ये सी स्क्वायर और सी क्यूब ये कटेगा तो एक सी बचेगा, और ये बाकी चीजें ऐसे ही हैं, तो ई लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई
एच सी, ठीक है, डिवाइड बाई लेमडा के पावर 5, 2 और 3 5, ई के पावर एच न्यू बाई के टी, ठीक है, माइनस का 1 और डी लेमडा। भैया ये होता है फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का जो तुम बुक्स में देखते हो। तो बुक्स में देखोगे ना तो ऐसा कभी तुमको फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस का। तो भैया ये फॉर्मूला होता है। और ना एक चीज भाई श्योरिटी के साथ कहता हूँ, ये अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नोट कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसको नोट कर लेना। प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस क्या करोगे, इसको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली टॉपिक्स में ऐड कर लेना। एग्जाम्स में इनसे ना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भाई, एग्जाम्स में ना इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली टॉपिक्स में ऐड कर लेना और इनको बैठ के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इस पूरी क्लास के बाद इसको पहले अच्छे से नोट करना, नोट करने के बाद फिर से रिवाइज करना, फिर सोना भाई, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें अगर कहीं पे कोई तुमको डाउट लगे तो उनको मेरे को बता देना। बाकी एक फॉर्मूला इधर पे तुमको याद करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ याद करनी पड़ेगी और एक अपना वो नंबर ऑफ ऑस्किलेटर एनआर वाली, अगर वो दोनों फॉर्मूले तुमको याद है भाई तो तुम एनर्जी डेंसिटी, नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑस्किलेटर, टोटल एनर्जी ऑफ ऑस्किलेटर, सारी चीज़ों को आराम से निकाल लोगे और इसी को बोला जाता है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। ये पूरा है, ठीक है। एंड इसी के बेसिस पे ना इसी फॉर्मूले की किधर पे गया कि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ना बाद में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेली जीन्स लॉ, बहुत सारे लॉज डिफाइन करे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इनको नोट कर लेना एंड इसके अंदर कोई तुमको डाउट्स होगा तो बताना मुझे, हम उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, ठीक है। बाकी यही है कि आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होगा कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भैया, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ठीक है, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाय।